ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज ट्रांसलेशन में मैं आपको थर्ड पोर्शन पढ़ाऊंगा, तीसरा भाग। पिछली दो कक्षाओं में मैं दो भाग पढ़ा चुका हूं ट्रांसलेशन में। आज मैं आपको एक तीसरा भाग बताने जा रहा हूं। मैंने आपको सेंटेंस में अपनी लैंग्वेज में जो सेंटेंस था उसमें अपनी लैंग्वेज में कई भागों में वाक्यों को बांटा था। एक में कहा था उपस्थिति, जिसे मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। दिखाने वाले वाक्य उपस्थिति ये दिखाते हैं, उपस्थिति का आभास कराते हैं, ठीक है ना। दिखाने वाले वाक्य थे। दूसरा मैंने बताया था अधिकार को, अधिकार दिखाने वाले वाक्य, यानी कि ये अधिकार का बोध कराते हैं, आभास कराते हैं। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आज जो भी पढ़ाने जा रहा हूं वो तीसरा पोर्शन होगा। वो है, अब ये इस प्रकार के वाक्य होंगे जो काम या कार्य दिखाएंगे, यानी काम को या काम का ज्ञान कराने वाले कह सकते हैं, या काम को दिखाने वाले वाक्य। ये तीसरे टाइप के आज वाक्य होंगे, जिसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और जिसके बारे में आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जिसे पढ़ा रहा हूं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। ये सब कुछ मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं और मेरी भाषा मैंने केवल अपनी भाषा व्यावहारिक रूप में अपना बना रखी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं गलत पढ़ाता हूं, उसी को पढ़ाता हूं लेकिन डिफरेंट करके। क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर गलती करते हैं, केवल टेंस को देखते हैं, और टेंस क्या देखते हैं कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। बस उन्हें दो बात याद रहती हैं, प्रेजेंट है तो उन्हें जेएमआर बात ध्यान रहता है, पास्ट है तो बाजवर ध्यान रहता है। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि भाई वाक्य भी अलग अलग रूपों में मिलते हैं। ये अलग अलग रूप ही तो दिखाने वाले वाक्य हैं। वाक्य के रूप एक तरह के, जिसमें से मैं पिछली दो कक्षाओं में आपको दो तरह के वाक्यों के बारे में बता चुका था और इनके नियम भी बता चुका था। आज मैं तीसरी क्लास जो लेने जा रहा हूं उसमें आज आपको तीसरे टाइप के, जो तीसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हैं काम को दिखाने वाले वाक्य। अब इन वाक्यों में काम को दिखाया जाएगा, काम का ज्ञान कराया जाएगा, और इन्हीं के बारे में आज मैं तुमको चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर, काम का क्या मतलब होता है कि ये ऐसे वाक्य होंगे कि इसमें कोई न कोई काम जरूर होगा। हो सकता है कि आप पढ़ने का काम कर रहे हो सकता है कि आप स्नान करने का काम कर रहे हो सकता है कहीं जाने का काम कर रहे हैं आप, यानी कहीं ना, अब मैं जैसे आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़वाने का काम कर रहा हूं। ये ऐसा वाक्य है कि इसमें कोई भी काम अवश्य होगा, और ये तीनों ही काम, जो काम है तीनों ही टेंसों में भी मिलते हैं। अब काम जो है ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में ही मिलता हो, ये पास्ट में भी मिलता है और आपका फ्यूचर में भी मिलता है, यानी तीनों टेंसों में काम मिलता है। जिस प्रकार से वहां उपस्थिति तीनों में दिखाई थी मैंने, अधिकार भी तीनों में दिखाया, इसी प्रकार से यहां पर काम भी आपका तीनों टेंसों में आता है। लेकिन अब काम की खुद स्थितियां हैं, यहां पर काम की खुद स्थितियां हैं। वो चार स्थिति काम की आपके सामने आएगी, या चार रूप सामने आएंगे। काम की रूप कह सकते हैं या काम की स्थिति कह सकते हैं, बात एक ही है, कोई विशेष बात नहीं। ये काम के रूप होते हैं। वो कैसे, सुनिए। देखना, आपको एक बात बताने जा रहा हूं। देखिए, टेंस आपका तीन ही होता है,
जिसे आप टेंस कहते हैं, वो आपका 3 ही होता है। ठीक है ना। और सेंटेंस में अलग अलग रूप, ये 3 टेंस होते हैं। ये प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। ये 3 ही टेंस रहेंगे। आप ये भूल जाएं कि टेंस आपके कई होते हैं, लेकिन काम के रूप यहां पर 4 होते हैं। काम की जो रूप है वो क्या होते हैं? 4 रूप होते हैं काम के। अब कौन कौन से? पहला रूप है कि वाक्य में जो काम हो रहा है, कोई भी वाक्य है, खेलने का, कूदने का, हंसने का, गाने का, रोने का, पीने का, जागने का, चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, कूदने का, उछलने का, एनीबडी, कोई भी काम होता है वाक्य अंतर। अब उस काम की स्थिति, काम का रूप यहां पर 4 रूपों में मिलेगा काम। वो क्या रूप होगा? सुनिए। पहला रूप यह है कि वाक्य में काम तो हुआ, लेकिन ये पता नहीं समय कि वो कौन से समय काम हुआ। यानी कि यहां पर समय की अनिश्चित स्थिति का ज्ञान होता है। क्या होता है? समय की अनिश्चित स्थिति का ज्ञान होता है। यानी काम तो वाक्य में हुआ, लेकिन समय के बारे में कोई जानकारी नहीं कि किस समय काम हुआ। उसी अनिश्चित जो स्थिति है समय की, उसी को यहां एक इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है। इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है इसको। किसके नाम से जाना जाता है? इंडेफिनिट। और क्योंकि यहां समय का बोध है, तो इसको टेंस भी कह देते हैं। इंडेफिनिट टेंस भी कह देते हैं यहां पर। अब ये तीनों टेंसों में मिलते हैं, तो यहां इससे पहले प्रेजेंट लगा दो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट लगा दो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और फ्यूचर लगा दो तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। कहने का मेरा तात्पर्य क्या हुआ कि वाक्य में जो काम हो रहा है, उसके काम के होने के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं। वाक्य में काम तो हुआ, लेकिन समय कब हुआ ये नहीं बताता है, ये हमको जानकारी नहीं होती है। इसी को हम इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम इंडेफिनिट कहते हैं। काम की एक स्थिति हो गई अनिश्चित। क्या स्थिति हो गई? अनिश्चित, पता नहीं कि कब काम हुआ। पहली स्टेज। दूसरी स्टेज आपकी आती है, अब काम तो हो रहा है, लेकिन काम अपूर्ण है, यानी काम पूरा नहीं हुआ। और काम अपूर्ण होने के साथ ये भी पता नहीं कि कब से शुरू हुआ। अपूर्ण है अर्थात काम चल रहा है, काम होने की कंडीशन में गुजर रहा है। यानी कि दूसरी स्टेज जो हो गई वो काम की अपूर्ण स्थिति मिलेगी। काम की कौन सी स्थिति मिलेगी? अपूर्ण स्थिति। यही अपूर्ण स्थिति का मतलब दूसरी भाषा में कहेंगे कि काम जारी रहता है। काम जारी रहता है। यानी दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं कि काम जारी रहता है। हाँ, तो ये मैं आपको ये समझा रहा था कि अब काम की दूसरी स्थिति जो है वो अपूर्ण स्थिति होती है, अर्थात इसमें काम जारी रहता है। और काम जारी रहना ही कंटिन्यू होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी
इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। अब तीसरी स्टेज जो काम की होती है, वो स्टेज काम की होती है वो पूर्ण होने की, यानी कि यहाँ काम पूर्ण होता है, ठीक है ना। काम की स्टेज जो पूर्ण होने की है, ठीक है ना, यहां पर काम पूर्ण होगा। ये तीसरी स्टेज सामने बन के सामने आती है, अर्थात यहां काम का पूरा होना होता है, काम का पूरा होना। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम परफेक्ट कहते हैं। पूर्ण का मतलब परफेक्ट, पूर्ण का मतलब क्या है, ये परफेक्ट होता है। अगली स्टेज जो काम की होती है चौथे नंबर की, वो स्टेज होती है कि ये काम जब से शुरू हुआ है, काम जब से शुरू हुआ है वो समय देता है, और आगे भी काम अपूर्ण रहता है, यानी काम जारी रहता है। इसी को हम कहते हैं पूर्णा पूर्ण, यानी कि न तो पूर्ण हुआ और आगे समय आपका दे रखा है काम के शुरू होने का। यानी कि यहां पर दो बात, एक चीज, काम जारी इसमें भी रहता है, यानी काम का जारी रहना, जारी रहना, लेकिन अंतर क्या है, काम का जारी रहना उधर भी था, काम का जारी रहना इसमें भी है। लेकिन काम के जारी रहने के साथ में जब से काम शुरू हुआ है वो समय देता है। एक और इसमें अलग बात आ जाती है, काम के शुरू होने का समय देता है, यानी काम के शुरू, काम के शुरू होने का समय, यही लिख देता हूं, दूसरा पॉइंट इसमें आगे लिख सकता हूं, यानी कि काम के शुरू, ठीक है ना, होने का समय, ये बात और देता है। इसमें दो बात होती है इसमें, यानी कि एक स्थिति अपूर्ण की थी, वहां काम जारी रहता था, दूसरी स्थिति भी बिल्कुल लगभग ऐसी ही है चौथे नंबर पे जो बताने जा रहा हूं, लेकिन एक अंतर आ रहा है, काम इसमें भी जारी रहता है, लेकिन जब से काम शुरू हुआ उसका समय और दिया होता है। केवल इसी डिफरेंट के कारण ये चौथी स्थिति सामने दे दी है, यानी कि एक ही काम वाले समय की काम की चार स्थिति हो गई। पता नहीं कौन से समय काम हो गया, एक स्थिति ये होगी, काम मतलब काम के होने का समय ही नहीं आपको पता है, एक स्थिति वो सामने आ गई। काम तो हुआ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, लेकिन उसके काम कब हुआ वो स्थिति आपको ज्ञात नहीं होती है, तो उसी को हम इंडेफिनिट कहते हैं। और एक काम कब से हो रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन अभी काम चल रहा है, ये पता नहीं कब से शुरू हुआ, लेकिन काम चल रहा है, वो दूसरी स्थिति को ही हम कहते हैं काम जारी रहना या काम अपूर्ण स्थिति। काम की क्या स्थिति रहती है, अपूर्ण स्थिति रहती है, अपूर्ण के कारण वो काम जारी रहता है, उसी को हम कंटिन्यू कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यू कहते हैं। अगली जो कंडीशन है वो होने की काम पूरा हो जाता है। जब काम पूरा हो जाता है तो काम की पूर्ण स्थिति आ गई, उसे परफेक्ट कहते हैं। चौथी स्थिति जो अभी मैं आपको समझा रहा था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जो काम जारी रहता है, लेकिन जब से काम शुरू हुआ है उसके समय का ज्ञान होता है साथ में। काम जारी यहां पर भी था, यानी कंटिन्यूअस में भी काम जारी था, लेकिन वहां कब से काम शुरू हुआ वो नहीं दिया, लेकिन काम जारी रहने की स्टेज दी, अर्थात काम अपूर्ण था वो,
इसलिए उसे हम खाली कंटिन्यू कह रहे हैं, कंटिन्यू यानी काम चल रहा है। यहां पर एक डिफरेंट आया कि काम इसमें भी जारी है, काम इसमें भी आपका जारी है, लेकिन अंतर क्या रहा? अंतर आपका ये रहा कि जब से काम शुरू हुआ था, जब से भी काम शुरू हुआ था उसका समय दे रखा है, उसके समय के कारण हमको इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब ये चारों स्टेज जो हैं हमारी तीनों टेंसों में देखने को मिलती हैं, प्रेजेंट में भी देखने को मिलती हैं और पास्ट में भी देखने को मिलती हैं और फ्यूचर में भी देखने को मिलती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि काम वाले वाक्यों की 4 स्टेज सामने आ रही हैं और तीनों टेंसों में 4-4 स्टेज आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काम की जो टोटल स्थितियां जो बन के आएंगी वो 12 हो जाएंगी। 4 प्रेजेंट की होंगी और 4 ही पास्ट की होंगी और 4 ही फ्यूचर की होगी। ये 12 स्थिति हमारे सामने प्रेजेंट होगी। अब हमको इन्हें पहचान करना है। देखिए, पहचान में वैसे में जो स्थिति आपको समझा रहा हूं वही पढ़ के पहचान होती है, लेकिन किताबों में आपको इनकी पहचान के लिए कुछ शब्द देख करके बताता है, लेकिन वो कभी कभार गलत हो जाती है। तो आप अपनी पहचान जब कभी भी करें किसी भी सेंटेंस की, उसमें टेंस कौन सा है, काम की कौन सी स्टेज है, ये आप वाक्य को पढ़कर ही पहचान करें। अब आप पढ़ के पहचान करेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। अब मैं कुछ आपको यहां पर उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूंगा, समझिए। जैसे मैंने अभी लिखा, राम पुस्तक लिखता है, यानी कि राम पुस्तक क्या करता है, लिखता है। अर्थात राम के द्वारा एक काम हुआ, वो कौन सा, लिखने का। राम के द्वारा काम हुआ है, काम हुआ है तो काम वाले वाक्यों में आ गया ये। अब राम पुस्तक लिखता है, अब वो तो पता नहीं कब लिखता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पता नहीं पढ़ रही कब लिख रहा है, हाँ लिखने का काम करता है, ये बात हमको इसमें ज्ञात हो रही है। और ये आपको पीछे है तो प्रेजेंट के लिए इंडिकेट कर रहा है। ये किसके लिए कर रहा है, ये प्रेजेंट के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब प्रेजेंट की अनिश्चित स्थिति हो गई, अर्थात प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। और यही राम ने पुस्तक लिखी है, अब मैंने लिखा है राम ने पुस्तक लिखी है। अब बताइए ये भी कौन सा टेंस होगा, काम तो किया है लिखने का उसने, ऐसा तो है नहीं, काम तो किया है। अब राम ने पुस्तक लिखी है, लिखने का काम किया है, लेकिन पता है कब किया है, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या हुआ, जब समय की जानकारी न मिलती हो तो अनिश्चित हो जाती है, इसी को इंडेफिनिट कहते हैं। अब यहां पर यही राम ने पुस्तक लिख ली है। अब बताइए, राम ने पुस्तक लिख ली है, अर्थात राम जो पुस्तक लिखने का काम कर रहा है वो पूर्ण हो चुका है, लिख ली है, लिखने का काम जो किया है वो पूरा हो गया है। अर्थात ये किस में आ गया, अब पूर्ण हो गया तो परफेक्ट में हो गया। किस में हो गया,
परफेक्ट में हो गया। ठीक है ना? तो ये किसका परफेक्ट हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। अगर आप पढ़ के पहचान करते हैं तो कभी गलती नहीं होगी। अगर मैं इनकी पहचान बताऊं, किताबों में जो लिखता है वो ये लिखता है। इसमें क्या लिखता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में लिखता है कि वाक्य के अंत में ता है, किताब में लिखता है ता है और ती है और ते हैं। ये शब्द किताब में लिखता है, वाक्य के अगर अंत में ये आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां तो आपको दिख रहा है लेकिन यहां वो चीज नहीं दिख रहा है। लेकिन यहां पर पढ़ने से मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि यहां जो भी वाक्य में काम हो रहा है उस काम की अनिश्चित स्थिति थी, पता नहीं किस समय काम हो रहा था। वही अनिश्चित स्थिति ही आपकी इंडेफिनिट होती है। यानी एक ही वाक्य की 4 स्टेज काम की मिलती हैं और वो 4 स्टेज वो समय के लिए सेट होती हैं, समय के साथ उनका जुड़ाव होता है। पता नहीं कौन से समय काम हो गया, इंडेफिनिट हो गई। काम जारी है, ये नहीं पता कब से शुरुआत हुआ, लेकिन हाँ काम चल रहा है। कब से शुरुआत हुआ, कब खत्म होगा, ये सब गायब। लेकिन काम की जारी स्टेज दी है, काम चल रहा है। उसी को अपूर्ण कहा था मैंने, उसी को कंटिन्यू बोला। तीसरी स्टेज में आपको यह समझाया था कि काम समाप्त हो गया था। ये वाक्य पढ़ने पर महसूस होगा काम समाप्त हो गया था, यानी वही सी को परफेक्ट कहा था, पूरा हो गया। परफेक्ट का मतलब पूरा से होता है। चौथी स्टेज में यह बताया था काम जारी था, लेकिन काम जब से शुरू हुआ वो समय दे रखा था। खाली कंटिन्यूअस में काम जारी था, समय नहीं दिया था कब से शुरुआत। जिसमें जब से शुरुआत होता है वो समय देता है, उसके बाद काम जारी रहता है। उसी को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और ये 3 जो टेंस हैं आपके, इन तीनों के साथ ये चारों स्थिति काम के समय की मिलती हैं, जुड़ती हैं। इस तरीके से टोटल 12 हो जाते हैं। और आप इनकी पहचान 2 तरीके से होती है। 2 तरीके से क्या है उसको भी समझें। वाक्यों में कुछ शब्दों को देखने से पहचान करते हैं, पहला स्टेज। यानी पहचान के लिए अगर मैं बात समझाने जाऊं तो इसमें 2 बातें आती हैं। इन वाक्यों की, काम वाले वाक्यों की अगर हम पहचान करना चाहते हैं तो 2 स्टेज सामने आती हैं पहचान के लिए। क्या क्या आती है पहचान के लिए? एक होती है क्या कि वाक्य में कुछ शब्द देखते हैं, वाक्य में, ठीक है, वाक्य में शब्द देख कर पहचान करते हैं। दूसरा है वाक्य की पहचान जो होती है वो पढ़ करके, वाक्य की पहचान पढ़ करके, ठीक है। वाक्य पढ़ेंगे तब पहचान करेंगे, और पढ़ करके ये सही, ये कभी गलत नहीं होती, ये पहचान कभी गलत नहीं होती। ये एक बार को आपके दिमाग से गलत भी हो सकती है, ये एक बार को गलत हो सकती है। जो वाक्य में लिखता है उसके अकॉर्डिंग गलत हो सकती है। जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं, गलती में दिखाता हूं, कहां गलती हो सकती है कोशिश करता हूं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही पहचान बताता हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की लिख रही है, किसकी लिख रही है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की लिख रही है, इंडेफिनिट। ये किसकी पहचान लिख रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है कि वाक्य के अंत में, क्या लिखा है? वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। किताबों में ये बात लिखी है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं
इस चीज को ही लेकर के एक उदाहरण देता हूं, समझने का प्रयास करना। यहां थी मैंने तो एक दिया है, दिख रहा है, ता है, आया है, ठीक है, काम भी हो रहा है, लिखने का प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा मैंने एक वाक्य यहां पर ये लिखा है, राम ने पुस्तक लिखी है। अब यहां ता है नहीं आया, यहां पर ता है नहीं आया, लेकिन वाक्य जब पढ़ रहा हूं तो राम ने पुस्तक लिखी है, लिखने का काम किया, पता नहीं कब। लेकिन उसी के नीचे एक और मैंने लिख रखा है, राम ने पुस्तक लिख ली है। यहां पर यह बोध हो रहा है कि लिखने का काम पूरा हो गया है। यहां पर यह हो रहा है कि लिखा तो है, लेकिन कब लिखा अनिश्चित हो रहा है। थोड़ी टेक्निकल कमी है, ये भाषा को समझना है, और थोड़ी सी टेक्निकल कमी को ही आप अगर समझ जाएंगे तो पहचान हमेशा सही रहेगी, कभी गलत नहीं होगी। अब मैं इसी में एक और आगे बढ़ाता हूं, राम खेत जोतता है। ठीक है, काम हो रहा है जोतने का, जोतता है, ठीक है। जोतने के काम के बारे में मालूम पड़ रहा है कि कब जोतता है पता नहीं, अनिश्चित हो गया। अब दूसरा, राम ने, ठीक है ना, खेत, राम खेत जोतता है, राम ने खेत जोता है। एक ये हो गया, क्या डिफरेंट है? देखो दोनों ही एक सी बात लिख रही है, राम खेत जोतता है और राम ने खेत जोता है। थोड़ा सा अंतर, और थोड़े से अंतर में टेंस परिवर्तन। कैसे? सुनिए, राम खेत जोतता है, जोतने का काम करता है, पर पता नहीं कब करता है, ठीक है ना, पता नहीं यानी अनिश्चित हो गया। उसी अनिश्चित को इंडेफिनिट कहते हैं। तो यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और यहां राम ने खेत जोता है, अर्थात जोतने का काम कर दिया। जोता है तो काम कर दिया, काम पूरा हो गया, जोता है तो। यहां पर जोतता है तो पता नहीं कब जोतता है, यहां जोता है तो काम हो गया। अब अगर मैं किताब को लेके चलता हूं तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध करा रहा है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध कराता है, लेकिन यहां काम हो गया और यहां काम पता नहीं कब हुआ, ठीक है ना। इतने डिफरेंट से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा। यानी कि अब पढ़ने पर हम जब चल रहे हैं तो पहचान में अंतर आ रहा है। अगर हम वाक्य में शब्दों को देख करके चल रहे हैं तो एक सी पहचान हो रही है। अब कौन सा सही रहा? अगर हम जो वो बोलता है, जो किताबों में कहता है, शब्दों की भाषा को समझते हैं, तो पढ़ने से जो पहचान होती है वो हमेशा सही होती है, वो गलत नहीं होती। अगर आपने पहचान सही कर ली है तो आप फिर उसका जो भी नियम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं जाएगा। पहचान ही आपसे गलत हो चुकी है तो सेंटेंस गलत जाएगा। तो ये आपको समझना है, वाक्य पढ़ के पहचान होना है। अब कुछ बातें इसी से संबंधित और बताता हूं। कंटिन्यू में क्या होता है? कंटिन्यू, जो कंटिन्यू होता है उसमें पहचान हिंदी में जब लिखता है तो वो लिखता है, क्या लिखता है? रहा है, ठीक है ना, ये भी सही है, रहा हूं और रहे हैं, ये वाक्य के अंत में आता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए तो रहा था, रहे थे। अगर यही पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो ये
रहा था हो जाएगा और रहे, ठीक है, थे रहा ये भी था हो जाएगा और रहे थे, ये इस तरीके से उसमें आएंगे। और फ्यूचर में क्या शब्द आ जाएगा, रहेंगे, रहेंगे, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से कंटिन्यूस के आएंगे फ्यूचर में। और प्रेजेंट में हा के साथ, पास्ट में था के साथ, रहा, रही, रहे, ये शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। लेकिन यहां पर इनसे कंटिन्यू मालूम पड़ती है, जैसे यही राम पुस्तक पढ़ रहा है, क्या हो गया, अब यहां पर राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि ये बात आ जाए, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो कंटिन्यू चल रहा है, रहा था और रहा होगा, ये इनसे तीनों टेंसों की पहचान हो रही है। यानी कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, काम जारी है, वो है तो प्रेजेंट में, पढ़ रहा था तो पास्ट में पहुंच गया, और पढ़ रहा होगा तो ये फ्यूचर में पहुंच गया। यानी कंटिन्यू तीनों टेंसों का हो गया। यहां पर काम जारी तीनों में दिख रहा है, आपका काम जारी है तो आपका ये कंटिन्यू में हो गया। अगर कब गलती से यही बात इस तरीके से लिख दिया, राम पुस्तक पढ़ रहा है, हटा दिया मैंने, मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ रहा है, खत्म कर दिया, अब ये कहां जाएगा, कंटिन्यू तो दिख रहा है, महसूस हो रहा है, पढ़ रहा, कब पढ़ रहा, पढ़ रहा, अब ये कंटिन्यू कहां रहा, राम पुस्तक पढ़ रहा, पीछे के लिए बोला, कब पढ़ रहा, ये जानकारी नहीं दे रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर ये इंडेफिनिट बनता है, वो भी पीछे के लिए। अगर मैं इसको हटाने से ही ये इंडेफिनिट बन के तैयार होता है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, वाक्य की जब कभी भी पहचान करें तो वाक्य पढ़ के पहचान करें। वहां में ध्यान ये रखें, 4 स्टेज हैं काम की, 4 स्टेज में से एक स्टेज काम की आएगी और उसी स्टेज को आपको समझना है। और फिर उसके बाद वो आपको 3 टेंसों के साथ से जोड़ना है, 3 टेंसों के साथ आपको जोड़ना है। अभी मैं लिखा कि राम ने पुस्तक पढ़ ली है, पढ़ने का पूरा काम कर लिया, या इसी को कह सकता हूं राम पुस्तक पढ़ चुका है। पढ़ ली है या पढ़ चुका है, क्योंकि किताबों में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द देता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो तुम्हें दोनों में एक ही चीज का बोध है, पढ़ ली है तो भी काम पूरा हो रहा है, पढ़ चुका है तो भी काम पूरा हो रहा है, तो काम की पूर्ण होने का बोध करा देता है, तो वो परफेक्ट में आ गया, फिर ये परफेक्ट में आ गया। और पीछे है लग रहा है, वो इंडिकेट करता है किसके लिए, वो प्रेजेंट के लिए करता है, तो प्रेजेंट का ये परफेक्ट हो गया। देखिए केवल पास्ट टेंस में एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि जब पास्ट टेंस होता है उसके लिए पीछे आपका था शब्द होता है, लेकिन कभी ये था हट भी जाता है। अगर ये था ना आए तो ध्यान रखना, ये था अगर कैंसिल हो जाए, पीछे अगर नहीं आए, तो इन अक्षरों की मात्रा मिलेगी आ की, ए की और ई की। ये 3 मात्राएं आपको पीछे वाले अक्षर पर लगी मिलेगी। अक्षर आपका कोई भी हो सकता है, ये ध्यान रखना।
तीनों अक्षर जो प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट के लिए है, प्रेजेंट के लिए क्या है, और पास्ट के लिए थे, और फ्यूचर के लिए गए, ये पीछे मिलते हैं। अगर ये तीनों अक्षर हट गए, कोई अक्षर दिखाई नहीं पीछे देता, तो फिर इन अक्षरों की मात्राएं किसी भी अक्षर पर लगी मिलेगी। किसी भी अक्षर पर ये तीन अक्षर हैं, बड़े या का डंडा पीछे लग सकता है, छोटी ए की मात्रा लग सकती है, और बड़ी की मात्रा लग सकती है। अक्षर आपका कोई भी हो सकता है। तब वो अगर इस तरीके का है तो ओनली पास्ट टेंस के लिए इंडिकेट करता है। किसके लिए बताता है वो? पास्ट टेंस के लिए बताता है। ये तीन अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर की मात्रा हो गई तो समझ लीजिए आपका पास्ट टेंस है। और पास्ट में कौन सा है वो आपको देखना है कि काम की स्थिति क्या दिखा रहा है। हो सकता है काम की स्थिति अनिश्चित हो तो इंडेफिनिट बन जाएगा, काम की स्थिति पूर्ण वाली हो तो परफेक्ट बन जाएगा। ये दो ही इसमें आते हैं। क्योंकि कंटिन्यू के लिए रहा, रही, रहे आदि शब्द जरूर आना होता है, ये कंटिन्यू के लिए रहता है। उसके बाद में जब ये आते हैं तो इनके साथ साथ में अक्षर भी लग के आते हैं। ये केवल दो टेंसों में आपको ध्यान रखना है पास्ट के लिए, पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट का परफेक्ट। यानी दो टेंसों में अगर था कट गया तो इन अक्षरों की मात्राएं पीछे वाले अक्षर पर लगी हुई मिलेगी, और वो कोई भी अक्षर हो सकता है। जैसे यहां पर अभी मैं अगर इसको हटा दूं, अगर इसमें से क्या हटा दूं, इस हा को हटा दिया, दिमाग में है नहीं। अब देखो, राम ने पुस्तक लिख ली, लिखने का काम पूरा कर दिया। कब लिख ली? पीछे लिख ली, पीछे लिख ली है नहीं। अगर लिख ली है थी तो अभी तो वर्तमान में आ गया था, और लिख ली काम तो पूरा है लेकिन पीछे लिख ली तो पास्ट में हो गया। अब ये एक मैंने अक्षर पीछे से हा हटाया है और उसके हटाने से मैंने टेंस ही बदल दिया। अब ये पास्ट का परफेक्ट हो गया। यानी कोई भी वर्ड मैंने चेंज नहीं किया, एक पीछे का हटा दिया, और उसके हटाने से अंतर क्या पड़ा कि ये पास्ट का परफेक्ट हो गया। तो पहचान पर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए, और पहचान हमेशा आप पढ़ के करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि वाक्य का रूप भी पहचानना है, क्योंकि वाक्य कई रूपों में देखने मिलते हैं। कहीं इस रूप का वाक्य तो नहीं, कहीं इस रूप का वाक्य तो नहीं, कहीं इस रूप का वाक्य तो नहीं। उपस्थिति वाला है तो वहां कोई काम नहीं मिलेगा। अरे कर्ता कहीं उपस्थित होगा, या कर्ता में कोई गुण उपस्थित होगा, या कर्ता की कोई दिशा दिखाई गई हो, बीमारी, अमीरी, गरीबी, ये दिशाएं होती हैं। या कर्ता की कोई स्थिति दिखाई हो, जैसे कहीं बैठा है वो स्थिति दिखाई है तो उपस्थित ही ना, वो सब कुछ उपस्थित है उस कर्ता के लिए, इसलिए यहां पर कोई काम नहीं होगा। यहां पर कर्ता पर कोई वस्तु पर उसका विशेषाधिकार होगा। ये दूसरा पॉइंट जो है अधिकार दिखाने वाला, कर्ता का सब्जेक्ट जो वाक्य का बनने वाला है उस पर किसी वस्तु पर उसका विशेषाधिकार होगा। ठीक है ना। तीसरी कंडीशन में जो आपको बता रहा हूं वो काम दिखाने वाले, जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, इन पर आपको ध्यान रखना है कि काम की 4 स्टेज होती हैं। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि वहां किताबों में मेरा जो समझाने का तरीका वो देखने नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मैं इसके डिफरेंट को समझा रहा हूं। आप जो भ्रमित रहते हैं उसको खत्म कर रहा हूं। आप केवल 2 चीज पहचान करते हैं। क्या करते हैं? टेंस पहचान करते हैं। आप जब कभी भी वाक्य बनाते हैं तो उसका टेंस पहचान करते हैं, कभी वाक्य पहचान नहीं करते। आपको वाक्य भी पहचान करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी क्रियाएं डेफिनिट होती हैं सब्जेक्ट के अनुसार। और पूरे सेंटेंस में जो पढ़ाने का है वो वर्ब ही पढ़ाने का है। सब्जेक्ट राम है तो राम ही रहेगा, वो श्याम नहीं बनने का है। अभी यहां क्रिया कुछ और लगने वाली थी, है था तब, अब है हटने से क्रिया दूसरी लगने वाली है। एक भी वर्ड नहीं बदला, केवल एक
सब एक वर्ड पीछे से हटने से क्रिया का चेंजिंग होनी। तो इस तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप मेरी लैंग्वेज में समझेंगे तो दो बातें पहचान करके चलेंगे, बाकी का रूप देखेंगे बाकी किस रूप में है, तब उसका टेंस पहचानेंगे, अब ये कौन से टेंस में है, तब आप उसके सब्जेक्ट को देकर के उसकी क्रिया पे पहुंचेंगे और आपका कभी भी गलती नहीं होगी। सीक्वेंस वही रहता है, सिंपल के लिए सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होता है, फिर आपका अगर यहां पर है तो कंप्लीमेंट रहता है या अदर वर्ब रहता है। अगर यहां आएंगे तो अब इसका सीक्वेंस बदलने वाला है। अब सीक्वेंस काम वाले वाक्यों में सीक्वेंस जब बनेगा वो दो चीजों में परिवर्तन आने वाला है। जो खाली वर्ब थी, अब वर्ब यहां टूट जाएगी, मैं अभी उसको समझाऊंगा। तो वो वर्ब क्या टूट जाएगी, खाली वर्ब जो लिखी थी वो दो वर्ब में हो जाएगी, एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और एक उधर मैन वर्ब हो जाएगी। यानी काम की अंग्रेजी मैन वर्ब होगी और उस काम की अंग्रेजी में एक सहायता करने वाली क्रिया होगी, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सिद्धांत में वही रहने का है, पीछे ऑब्जेक्ट होगा, काम के लिए कोई ना कोई माध्यम होगा, उसे ऑब्जेक्ट होगा। दो तीन बातें आएंगी, सब्जेक्ट पहले हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आपकी मैन वर्ब हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपका उसके बाद में अदर्स वर्ड होंगे। इससे पहले जब मैंने उसमें लिखवाया था, उसमें पहले सब्जेक्ट था, ओनली वर्ब लिखा था, वो लिंकिंग वर्ब के रूप में बताया था आपको। इसके बाद में यह कंप्लीमेंट लिख दिया था, अदर्स वर्ड बोल दिया था मैंने। यहां पर अब काम है तो काम की अंग्रेजी तो आनी ही आनी, खेलने कूदने लिखने पढ़ने की जो भी है वो अंग्रेजी आनी, उसमें सहायता करने के लिए आनी। वही काम है, काम ही वर्ब होता है, काम जो है वही वर्ब होता है। अब यहां वर्ब वो दो रूपों में टूटने वाला है, यानी एक वर्ब का सहायता करने के लिए हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं उसे, और एक जो वाक्य में काम हो रहा है उसकी अंग्रेजी वो मैन वर्ब कही जाती है। क्या कही जाती है, वो मैन वर्ब कही जाती है। उसके बाद काम किस माध्यम से हो रहा है वो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद अदर्स वर्ड रह जाते हैं, उन्हें पीछे लगा दीजिए आप। इस तरीके से आपको इसे अंग्रेजी कन्वर्सन करनी होगी। अब देखिए दूसरा, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, पढ़ की पहचान सही होती है, इस बात पर ध्यान रखना है। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ और बातें इसमें समझाने जा रहा हूं। अब आपसे कुछ देखिए, एक आपकी किताबों में जो देता है वो एक ही टाइप की सारे एक एक्सरसाइज में सेंटेंस देता है, लेकिन जब आपके लिए जब बनाने होते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंस मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हर एक टाइप के सेंटेंस को समझना है कि ये इस टाइप के सेंटेंस में आ रहा है और उसी के अनुसार आपको क्रिया डेफिनेट करनी होती है। तो यहां पर जो आपको मैं कार वाले जो वाक्य बता रहा हूं उसमें आपका जो सीक्वेंस बनाने का रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा सिंपल के लिए, फिर उसके बाद यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या ऑक्सिलरी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, और फिर यहां मैन वर्ब होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर यहां ईटीसी, ये आपके अदर्स वर्ड होंगे, ताकि बाद में फुल स्टॉप होगा, इसके बाद में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। अब मैन वर्ब की स्टेज आपको समझना है, ये मुझे आपको समझाना भी है कि मैन वर्ब जो है कई स्टेज में मिलती है। एक मूल अवस्था होती है इसकी, जो किसी भी काम करने वाले शब्द की अंग्रेजी होती है, उसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। मूल अवस्था जो होती है उसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। अगर वो आपको पास्ट में लाना है, पास्ट टेंस में यूज करना है, तो उसकी सेकंड अवस्था हो जाती है, सेकंड स्टेज हो जाती है, उसे पास्ट फॉर्म भी कह देते हैं। यानी ये फर्स्ट फॉर्म होती है जो मूलावस्था होती है, जब उसको पास्ट में यूज करने लगते हैं तो सेकंड अवस्था हो जाती है, और जब उसको हम
परफेक्ट में यूज करने लगते हैं तब उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। और जब उसे हम आईएनजी में यूज करने लगते हैं यानी कंटिन्यू के लिए यूज करते हैं तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप कहा जाता है वो। इस तरीके से ये वर्ब जो है कई रूपों में बंटने वाली है। कभी कभार इसके लिए हम एस या ईएस लगाते हैं, उसका एक रीजन है, जब मैं आपको सेंटेंस इनके नियम पढ़ाऊंगा तब ये आपको डिफरेंट भी समझना है। पहचान आप समझिए। एक चौथे नंबर का मैंने पोर्शन बताया नहीं था कि ऐसा वाक्य काम तो जारी है लेकिन जब से काम शुरू हुआ वो समय भी देता है। जैसे वे 2 घंटे से, यहां पर समय दे दिया 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, है ना, अब कुछ भी करा लो। 2 घंटे से खेल रहे हैं, चलो खेल रहे हैं। अब यहां पर काम शुरू होने का ये समय है, क्या है ये 2 घंटे से, यानी काम शुरू होने का समय दिया है, ठीक है ना। आगे काम जारी है, आगे इंडिकेट क्या कर रहा है, काम क्या है, जारी है, चल रहा है। खाली कंटिन्यूअस में क्या था, केवल काम जारी था। काम कब से हुआ, कब खत्म होगा, ये सब कुछ गायब, केवल था काम जारी होना, तो खाली कंटिन्यूअस था। यहां जब से काम शुरू हुआ वो समय दिया है और उसके बाद काम जारी है, इसीलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब कौन से टेंस का रहा, ये प्रेजेंट टेंस का रहा। अगर मैं यहां पर खेल रहे थे कर दूं तो पास्ट का हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर खेल रहे होंगे कर दूं तो फ्यूचर का हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। या यहां पर यह भी लिख सकता था, वे सुबह से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं। अब सुबह टाइम दे रखा है, उन्होंने शुरू होने का काम सुबह से कर रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी सभी टेंसों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कार्य वाले वाक्यों की पहचान रही। अब इनके नियम रहेंगे, नियम को मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा और आप पूरा मेरी क्लास को देखने का प्रयास करें। बहुत स्लो स्पीड से, बहुत स्पष्टीकरण करके मैं व्यावहारिक रूप में समझाने का प्रयास करता हूं। और यदि ये चीज आपको समझ में आता है तो आपका बहुत इजी हो जाएगा और आप यहां इतनी दूर से आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार।